अध्याय 28 कुटीर उद्योगों का विनाश। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 135 कुटीर उद्योगों के पतन के कारण बतलाइए, अथवा भारतीय कुटीर उद्योगों के एवं दस्तकारी के विनाश पर एक निबंध लिखिए। उत्तर: ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत परंपरागत उद्योग तथा दस्तकारियों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग बहुत विकसित तथा उन्नत अवस्था में थे। कताई बुनाई यहाँ के राष्ट्रीय उद्योग थे जो देश भर में फैले हुए थे। रंगाई, छपाई, सोने चांदी के धागे व वस्त्र निर्माण के कार्य भी कताई बुनाई उद्योग से संबंधित थे। वस्त्र उद्योग के अलावा भारत भवन निर्माण, ईंट व चूना बनाने, पत्थर व लकड़ी की निक्काशी, चीनी, नमक व नील के उत्पादन, कागज बनाने, सोने चांदी व जवाहरत के कार्य, तांबा, पीतल, कांसा आदि से संबंधित विभिन्न उद्योगों के लिए विश्वविख्यात था। लोहे की गलाई और ढलाई के काम में भी भारत उस समय काफ़ी आगे बढ़ा हुआ था। देश के समुद्री जहाज बनाने की कला की भी अच्छी जानकारी थी। बंगाल में बने जहाज लंदन तक माल ले जाया करते थे। इन उद्योगों से केवल स्थानीय आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं होती थी, अपितु इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं भारी मात्रा में विदेशों को भी निर्यात की जाती थी। दक्षिण पूर्वी एशिया, ईरान, अरब देश, पूर्वी व पश्चिम अफ्रीका, यूरोप और जापान भारतीय वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे। भारत प्रमुख रूप से सूती माल, रेशमी तथा ऊनी कपड़े, चीनी, नील, काली मिर्च, दालचीनी, जरी व कलात्मक वस्तुएं निर्यात करता था। इस प्रकार 17वीं और 18वीं शताब्दी तक भारत औद्योगिक दृष्टि से बहुत बड़ा चढ़ा था और इसके निर्यात व्यापार में औद्योगिक वस्तुओं की प्रधानता थी। टी.एच. हॉलैंड की अध्यक्षता में नियुक्त भारतीय आयोग ने भारत की औद्योगिक स्थिति के विषय में लिखा। जिस समय पश्चिमी यूरोप में, जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जन्म स्थान है, असभ्य जातियां निवास करती थी, उस समय भारत अपने शासकों के वैभव, अपने शिल्पकारी की उच्च कलापूर्ण निपुणता के लिए विख्यात था। यही नहीं बल्कि काफ़ी समय के बाद भी जब पश्चिम से साहसी व्यापारी भारत में पहली बार आए, तब भी देश का औद्योगिक विकास किसी के रूप में यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में घटिया नहीं था। भारत की औद्योगिक उन्नति के विषय में केक बर्टन ने लिखा है, तीव्र बुद्धि, सूक्ष्म जानकारी तथा सृजनात्मक प्रतिभा के कारण भारतीय उद्योग पाश्चात्य देशों की अपेक्षा आगे बढ़े हुए थे। शुरू की इन शताब्दियों में जब पाश्चात्य नौ परिवहन सर्वथा अर्ध विकसित अवस्था में था, भारत में भारी बोझ ढोने वाले समुद्री जहाज थे। प्राचीन काल में जब रोम के निजी एवं सार्वजनिक भवनों में भारतीय कपड़ों, दीवार दरी, ताम चीनी, मोजे, हीरे जवाहरत आदि का उपयोग होता था, उस वक्त में औद्योगिक क्रांति के आरंभ तक आकर्षक तथा सुंदर वस्तुओं के लिए सारा संसार भारत का मोहताज रहा। 18वीं शताब्दी के अंत से पुराने अथवा परंपरागत उद्योग, जो प्रधानतः हस्तशिल्प अथवा दस्तकारी उद्योग के रूप में थे, एक एक करके नष्ट होने लगे। उद्योगों के नाश की वह प्रक्रिया वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई और धीरे धीरे अन्य अनेक उद्योग भी इसकी लपेट में आ गए। इनका विनाश अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति के कारण हुआ। कुछ विद्वानों का कथन है कि भारत के हस्तशिल्प उद्योग का विनाश इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी औद्योगिक पूंजी का काल था, अर्थात इस युग में उभरते हुए अंग्रेज उद्योगपति तथा व्यापारियों ने आक्रामक रुख अपनाया, जिसका आधार था स्वतंत्र व्यापार।
उनके लगातार प्रचार तथा संसद सदस्यों के प्रभाव के कारण 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया था, परंतु अब से आगे यह आयात करने वाला देश बन गया। डॉक्टर D.R. गॉडगिल ने भारतीय हस्तशिल्प के ह्रास के 3 कारण बताए हैं। पहला, भारतीय राजा बढ़िया हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे और प्रायः उत्तम शिल्पियों को वेतन देकर अपने यहाँ काम में लगाए रखते थे। उनका सर्वनाश हो गया। दूसरा, विदेशी प्रशासन की स्थापना के फलस्वरूप भारत के समाज में एक परिवर्तन आया। भारत में यूरोपीय अधिकारियों तथा शिक्षित वर्ग ने नया रुख अपनाया। वे विदेशी रहन सहन अपनाने लगे और विदेशी उद्योगों को संरक्षण देने लगे। तीसरा, अत्यधिक विकसित मशीनी माल का मुकाबला भारतीय उद्योग नहीं कर सकता था। उसे तो संरक्षण की आवश्यकता थी, न कि खुले व्यापार से मारे जाने की। कुटीर उद्योग तथा दस्तकारियों को नष्ट करने के उपाय। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। उन्होंने जब यह देखा कि भारतीय वस्तुओं की मांग यूरोप के बाजारों में सबसे अधिक है, तो उन्होंने भारत में व्यापार करना लाभदायक समझा। भारत से सबसे अधिक निर्यात सूती कपड़े का किया जाता था। उस समय सूती कपड़े के प्रमुख केंद्र सूरत, गुजरात, चंदेरी, बुरहानपुर, मैसूर, मद्रास, जौनपुर, बनारस, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल थे। अहमदाबाद और सूरत रेशमी तथा सूती कपड़ों के प्रमुख केंद्र थे। सूती कपड़े के भारी निर्यात को देखकर इंग्लैंड में यह सोचा जाने लगा कि यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इंग्लैंड की धन दौलत भारत चली जाएगी। अंग्रेजों ने भारत की दस्तकारियों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। पहला, इंग्लैंड की सरकार द्वारा रेशमी सूती कपड़े की आयात पर प्रतिबंध। भारत से सूती कपड़े की आयात से इंग्लैंड के ऊनी तथा रेशमी कपड़े के उद्योग को हानि हो रही थी। भारत का बना कपड़ा इतना उत्तम था कि उसकी प्रतियोगिता में इंग्लैंड का बना कपड़ा नहीं ठहर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के उद्योगों को हानि होने लगी। बहुत से उद्योग तो ठप्प हो गए। अनेक कारीगर बेरोजगार हो गए। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1700 ईस्वी में एक कानून बनाकर रंगे तथा छापे हुए भारतीय कपड़े के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी। जो कपड़ा इंग्लैंड में रंगा तथा छापा जाता था, उस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता था। इस कानून के बावजूद सफ़ेद कपड़ा भारत से बराबर इंग्लैंड जाता रहा। सरकार ने सफ़ेद सूती कपड़े की आयात को कम करने के लिए उस पर 15% आयात कर लगा दिया। 1720 ईस्वी में एक कानून बनाकर इंग्लैंड ने रंगे व छापे जाने वाले भारतीय कपड़े के उपयोग पर भी पाबंदी लगा दी। किंतु इन कानूनों के बावजूद भारतीय कपड़े का आयात बढ़ता चला गया। यूरोप के अन्य देशों ने भी भारतीय कपड़े पर पाबंदी लगा दी थी या आयात कर बहुत बढ़ा दिया था, किंतु फिर भी भारतीय कपड़े के निर्यात में विशेष अंतर नहीं पड़ा। दूसरा, दस्तकारों पर अत्याचार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते ही भारत के कारीगरों तथा बुनकरों पर अनेक अत्याचार आरंभ कर दिए। कंपनी ने बुनकरों को अपना माल कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया। उन पर यह भी दबाव डाला गया कि वे कंपनी के कारखानों में काम करें और भारतीय व्यापारियों के लिए काम करना छोड़ दें। कंपनी की नीति के परिणाम स्वरूप कारीगरों की काम करने की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। कंपनी के कर्मचारी जुलाहों को अग्रिम धनराशि देकर एक शर्तनामे पर हस्ताक्षर करा लेते थे। इसके अनुसार उनको एक निश्चित तिथि पर निश्चित मात्रा में तथा निश्चित मूल्य पर कपड़ा देना होता था। कपड़े का जो मूल्य निश्चित किया जाता था
वह बाजार में प्रचलित मूल्य पर कम होता था। इससे जुलाहों को बहुत घाटा होता था। जुलाहों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए विलियम ने लिखा है, आमतौर पर बुनकरों की सहमति आवश्यक नहीं समझी जाती थी, क्योंकि कंपनी की ओर से यहाँ बिचौलिए नियुक्त होते थे। वे बुनकरों से जहाँ चाहते हस्ताक्षर करवा लेते थे और जो बुनकर रुपया लेने से इनकार करता था उसकी पिटाई की जाती थी। इस प्रकार के अत्याचार बंगाल, सूरत तथा देश के अन्य भागों में भी किए जाते थे। बुनकरों से कपड़ा अत्यधिक दबाव और अन्यायपूर्ण उपायों से प्राप्त किया जाता था। उनको इस बात के लिए बाध्य किया जाता था और अन्यायपूर्ण उपायों से प्राप्त किया जाता था। उनको इस बात के लिए बाध्य किया जाता था कि वे कंपनी से ही व्यापारिक संबंध बनाए रखें और कंपनी के लिए ही उत्पादन करें। कंपनी की आज्ञा का उल्लंघन करने पर उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता था। तीसरा, कच्चे माल पर नियंत्रण। अंग्रेजी ने भारत के कच्चे माल पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह प्रयत्न किया कि भारतीय उत्पादकों को कच्चा माल अधिक से अधिक मूल्य पर उपलब्ध हो। भारतीय कारीगर कच्चा माल अर्थात कपास सूरत तथा बंबई से खरीदते थे। कंपनी के कर्मचारियों ने एक निजी कंपनी खोलकर सूरत से 25 लाख रुपये में सारी कपास खरीद ली। कारीगरों को पहले कपास 16 से 18 रुपये प्रति मन के हिसाब से मिलती थी, किंतु कंपनी की नीति के कारण अब उनको 28 से 30 रुपये प्रति मन के हिसाब से मिलने लगी। यही नीति वे आगे भी अपनाते रहे। इसका कपड़ा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऊंचे दामों पर कपास लेकर कपड़ा बनाने से बुनकरों तथा उत्पादकों को इतना लाभ नहीं होता था कि वे अपना जीवन निर्वाह कर सके। इस नीति के कारण भारत में बने कपड़े का मूल्य तो बढ़ गया, किंतु उत्पादकों की मजदूरी नहीं बढ़ी। इससे भारतीय उद्योगों को गहरा धक्का लगा। चौथा, भारतीय बाजार पर विदेशी वस्तुओं का आधिपत्य। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ का आर्थिक ढांचा बदल गया और एक शक्तिशाली औद्योगिक वर्ग का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों का अधिक से अधिक विकास करना था। इस वर्ग ने कंपनी को भारत में ऐसी नीति अपनाने पर बाध्य किया जिससे अंग्रेजी उद्योगों को कम कीमत पर कच्चा माल मिल सके और उद्योगों से उत्पादित माल भारत में आसानी से बिक सके। अंग्रेजों ने अपने उद्योगों को बढ़ाकर भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया, इसका वर्णन करते हुए होरेस विल्सन ने लिखा है, भारत के साथ सूती माल के व्यापार का इतिहास एक दुखद प्रसंग है। इससे पता चलता है कि जिस देश पर भारत आश्रित हो चुका था उसने भारत के साथ कैसा अन्याय किया। यदि प्रतिरोध कर और कानून न होते तो पेजल और मैनचेस्टर की मिलें शुरू में बंदी हो जाती और पाप की ताकत से भी उन्हें चलाना संभव नहीं होता। भारतीय निर्माण उद्योग की बलि चढ़ाकर ही ब्रिटिश उद्योगों की सृष्टि की गई। जिस तरह का प्रतिकार स्वाधीन रहने पर भारत कर सकता था, वैसा कोई आत्मरक्षात्मक कार्य वह नहीं कर सका। पांचवा, रेलवे का विकास। भारतीय उद्योगों विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योगों की बर्बादी रेलवे के प्रारंभ होते ही काफ़ी तेजी से हुई। इसका कारण यह था कि जब रेलवे का विकास नहीं हुआ था तब तक ब्रिटेन के कारखानों में बना हुआ सामान भारत के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाता था। अतः ऐसे स्थान को भारतीय कुटीर उद्योगों से बनी वस्तुओं की उपलब्ध कराई जाती थी, किंतु रेलवे के विकास के साथ ही ब्रिटेन से आयातित वस्तुएं संपूर्ण भारत में सुलभ होने लगी। अतः कुटीर उद्योग का पतन स्वाभाविक था। छठवां, भारतीय शासकों तथा उनके राजदरबारों का लुप्त होना।
अंग्रेजों की भारत विजय के बाद लगभग एक के बाद एक तेजी से देशी राज्यों और उनके राज दरबारों का खात्मा होने लगा, जिससे भारतीय कुटीर उद्योगों को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये भारतीय शासक हस्तशिल्प उद्योगों के मुख्य ग्राहक थे और सदैव ही कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्रदान करते थे। देशी राजाओं के पतन के साथ ही सम्मान और प्रोत्साहन स्वतः बंद हो गया। फलतः कुटीर उद्योग पतन के गर्त में जा पहुँचे। इतना ही नहीं, देशी राजाओं में से बहुतों के कारखानों और शिल्पालयों में श्रेष्ठतम शिल्पी काम करते थे। इसलिए इन राज्यों के खत्म होने पर सब कुछ स्वतः ही खत्म हो गया। 7वां, अकाल। समय समय पर जो अकाल पड़े उनका भी कुटीर उद्योगों के विनाश में योगदान रहा। अकाल के समय निर्धन, खासकर जुलाहे दूसरे कार्यों द्वारा रोटी जुटाने पर विवश हो जाते थे। लोहार और बड़े को तो कभी कभी काम मिल भी जाता था, किंतु जुलावा या ऐसे ही अन्य लोगों के शारीरिक श्रम का सहारा लेना पड़ता था। किंतु संकट की स्थिति समाप्त होने के बाद भी इनमें से बहुत सारे फिर अपने पुराने पेशे में वापस नहीं लौट पाए और श्रमिक ही रह गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, कुटीर उद्योगों एवं दस्तकारियों को नष्ट करने का उपाय। अ, कच्चे माल पर नियंत्रण। ब, दस्तकारों पर अत्याचार। स, ब्रिटिश सरकार द्वारा रेशमी तथा सूती कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध। द, उक्त सभी। दूसरा, कुटीर उद्योगों के विनाश का परिणाम रहा। अ, भारत का व्यापार बढ़ा। ब, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। स, भारत का औद्योगिकरण हुआ। द, अनऔद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। उत्तर, पहले का द, दूसरे का द।